हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं केंद्रीय बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट, सबसे पहला जो बजट है वो पेश किसने किया है इस पर याद रखिए, और हमेशा 1 फरवरी को ही पेश होता है। तो निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वां बजट पेश किया है, और जो इस बार का थीम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो है सबका विकास। इसके अलावा कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं इस बार, तो वो हैं 34.96 लाख करोड़। इसके अलावा कुल व्यय 50.65 लाख करोड़। ठीक, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है राजकोषीय घाटा, क्योंकि देखिए राजकोषीय घाटा जो है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन ही पिछले साल CGPSC 2024 प्री में बन चुका है, कितना था। ठीक है, तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट राजकोषीय घाटा कितना है। इसके अलावा हाँ ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य और है। ठीक है, बजट वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, और यही सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। तो बजट में देखिए सबसे ये स्टैटिक का पॉइंट देख लेते हैं कि मोरारजी देसाई है ना जो थे, तो उन्होंने 1959 से लेकर 1963 और फिर 1967 से 69 लगातार 10 मतलब इन्होंने लगभग 10 बार बजट पेश किया। ठीक है, और जो अगर पूछेगा ना, तो लगातार में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 8 बार पेश किया है। बस इतना याद है। अगर लगातार पूछ रहा है तो सर्वाधिक निर्मला सीतारमण होगा, और यदि सर्वाधिक बजट पूछेगा पेश करता तो मोरारजी देसाई होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारी जो इस बार मतलब हर बार ही रहता है कि हमारी जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो कम होती हैं, और राजस्व पे हमारे पास अधिक रहता है। उसका रीज़न देख लीजिए क्या होता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि हम अपने उसमें मतलब व्यय में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं ना, उतनी हमको प्राप्तियाँ नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इसलिए सकल घरेलू उधारियाँ जो है तो ये सर्वाधिक रहती हैं, है ना, 14.82 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और अभी देख सकते हैं तो कुछ रेल बजट है, जैसे आपको पता है कि रेल बजट भी अब साथ ही में पेश किया जाता है। तो रेल बजट जो है तो उसमें बाकी तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं होता है ना। इस बार का अगर आप देखोगे तो कुल पूंजीगत व्यय का 2,62,000 करोड़, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निर्भया फंड आप याद रख सकते हो कि निर्भया फंड थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इसमें इस बार जो है तो 2,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा तो ठीक है, इस बार का जो थीम है मैंने आपको बताया सबका विकास है। तो सबके विकास से कुछ व्यापक पहलू हैं, है ना, कि हमको बजट में क्या क्या करना है। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छी स्कूली शिक्षा, है ना, ये सारी चीज़ें, ये फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना है ना, ये सारी चीज़ें, ये इससे वगैरह लिखने में ज़्यादा अच्छा काम आता है। अभी सिर्फ मैं आपको इसके बजट के की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब ये बहुत याद इम्पोर्टेंट है कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, हमको टॉप 3 याद रखना है। तो सबसे पहले जो है तो हमारा सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा उधारी और अन्य देनदारी से आ रहा है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, 24%। फिर सेकेंड नंबर देखोगे तो आयकर से आता है। ठीक है, 22%। और थर्ड नंबर देखोगे तो GST से आता है, GST और अन्य कर से। ठीक है, फोर्थ भी देख लो अगर आ गया 1 2 3 4 में, तो निगम कर। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ। सबसे पहला क्या हो जाएगा, उधारी एवं अन्य देनदारियाँ। सेकंड हो जाएगा आयकर, थर्ड हो जाएगा GST एवं अन्य कर, और फोर्थ हो जाएगा निगम कर। ये क्या चीज़ था, रुपया कहाँ से आता है। अब देखते हैं रुपया कहाँ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कहाँ सबसे ज़्यादा हम रुपया जा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा रुपया जा रहा है, देखिए ये राज्य के करों का, है ना, और शुल्क का हिस्सा है। फिर सेकंड नंबर पे ब्याज भुगतान जाता है। फिर थर्ड नंबर पे जाता है आपका, ये देखिए ये यहाँ पर आप केंद्रीय क्षेत्र स्कीम रक्षा और सब्सिडी, है ना, कर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर, मतलब केंद्रीय क्षेत्र की जो स्कीम है ना उस पर जाता है। इसमें अभी रक्षा जो हो गया और सब्सिडी हो गया ना, इसको छोड़ दो आप, तब इतना पैसा जा रहा है 16% के समथिंग। तो सबसे पहला नंबर भी हो जाएगा राज्यों में करों का हिस्सा दे दिया, फिर सेकंड नंबर पे ब्याज भुगतान कर दिया, और थर्ड नंबर पे हमने दे दिया है केंद्रीय क्षेत्र की जो स्कीमें चल रही हैं उसके अंतर्गत। तो इसमें टॉप 3 होगा। बाकी रक्षा में भी 8% जा रहा है, वित्त आयोग अंतरण भी 8% है, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में भी 8% है। देखिए ये जो दिया है ना केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, इसका अर्थ ये होगा कि जो केंद्र सरकार है ना, मतलब अपनी स्कीम चला रहा है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की जो स्कीमें चल रही हैं, ठीक है ना,
मतलब इसमें जो है तो राज्य भी पैसा दे सकता है, या फिर है ना केंद्र बाहर कोई स्कीम चला रहा है उससे संबंधित है। पर जो ये केंद्रीय प्रायोजित स्कीम होती है, इसका अर्थ होता है कि जो केंद्र सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से पैसा दे रहा है, मतलब ठीक है, जैसे मनरेगा हो गई है ना, तो मनरेगा में भी अभी इन्होंने प्रावधान कर दिया है कि 60-40 का रेशियो दे देंगे, ठीक है, तो ये स्कीम हो जाएगी, मनरेगा इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। अरे सॉरी, वीवी राम जी जो स्कीम है, अभी नाम बदल गया है। और अगर आपसे बाकी स्कीम पूछे, जैसे केंद्र प्रायोजित स्कीम कौन सी है, तो आयुष्मान भारत, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आएगी। ये कुछ एकदम होती है, जैसे ये देखिए ये वाली स्कीम चल रही है कि मैं अभी आगे पढ़ाने वाला था आपको, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये इसके अंतर्गत आएगी। पीएम सम्मान निधि, ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है, ठीक है, तो ये सब स्कीमें इसके अंतर्गत आएंगी। वो सब क्लियर हुआ होगा, तो आप ये देख सकते हैं एक बार और, है ना, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अपन, विकास के प्रमुख इंजन देख लेते हैं, ठीक है ना। इस बार हमने 4 इंजन निर्धारित किए थे इस पिछले मतलब इस ईयर के बजट में। तो पहला बजट था, पहले विकास के इंजन के रूप में हमने क्या किया था, कृषि। अब कृषि में सबसे पहला क्या था, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, 100 जिलों में हमको इसको वो करना था, ठीक है, बस इतना याद रखिए, 100 जिलों में हमको वो करना था, मतलब है ना, उपज के लिए था, उत्पादकता अगर कम है ना, ये सब बढ़ाने से संबंधित। दलहन में आत्मनिर्भरता लाना था। फिर इसके बाद विकास क्या बोलते हैं, बिहार मखाना बोर्ड स्थापित करना था। कहाँ स्थापित किया गया, दरभंगा में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, दरभंगा में स्थापित किया गया, ठीक है। फिर आएगा किसान क्रेडिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है। 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, ठीक है। कब आई थी ये स्कीम, तो 1998-99 में इस टाइम समथिंग आई थी, 2000 के पहले की स्कीम है, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। और पहले 3 लाख था, अभी इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा असम में हमको यूरिया प्लांट स्थापित करना है। फिर सेकेंड देखिए, अब जो सेकेंड आ गया ना, ये है एमएसएमई, ये सेकेंड है विकास का दूसरा इंजन, एमएसएमई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मतलब इंपॉर्टेंट तो है, पर अब इतना नहीं है, आपको दूसरा इंजन ही याद रहे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या था पहले कि सूक्ष्म उद्यमों के क्रेडिट कार्ड था ना, तो पहले 5 लाख रुपए था, अब इसको 10 लाख रुपए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। मतलब 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता था, तब 10 लाख रुपए तक का जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप कोष निधि हो गया है ना, पहली बार, हाँ देखिए, पहली बार उद्यमियों के लिए योजना दी है, तो 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए है ना, 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है इसमें। और हाँ, खिलौना क्षेत्र में अच्छा काम किया जाएगा एमएसएमई के अंतर्गत, ठीक है। विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया, ये सब आपको पढ़ते रहना है। फिर तीसरा इंजन है, देखिए ये तीसरा इंजन आ गया, ये क्या है, निवेश। अब इसमें हमको दो दो लोगों पे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें निवेश, इसमें भी 3-4 लोगों पे निवेश करना। जैसे पहला लोगों पे निवेश, उसके लिए हमने भारत भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम चालू की है। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्टता केंद्र, है ना, ये सब आप देख सकते हैं धीरे से पढ़ के, मतलब इसको पॉज करके अगर आपको पढ़ना है तो। पीएम स्वनिधि, जिसमें क्या हुआ है कि सावधि ऋण है ना, इसमें क्या कि यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों को क्षमता विकास सहायता में नवीकृत किया जाएगा। सब देख सकते हैं, बाकी मैं फैक्ट में काम कर रहा हूँ। और देखिए दूसरा, ये फिर अर्थव्यवस्था में निवेश करना है। जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी इसको 2025 तक था, तो अभी इसको 28 तक बढ़ा दिया गया है जल जीवन मिशन को। इसके अलावा ठीक है, बाकी तो इतने नहीं है। हाँ, फिर इसके बाद ये देखिए तीसरा है नवाचार में निवेश करना है, तो अनुसंधान और विकास, नवाचार, ठीक है ना। ये डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, है ना, इसको अगली पीढ़ी के स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स संभावना तलाशी जाएगी। यस, ठीक है, ये रहा। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप, ठीक है, बहुत सारा है, ये याद रख सकते हैं। ज्ञान भारतम मिशन, इसमें क्या है, पंडुलिपियों के लिए ना, ज्ञान भारतम मिशन पंडुलिपियों को विरासत जो है ना, तो 1 लाख से अधिक पंडुलिपियों को शामिल किया जाएगा इसमें संयोजने के लिए, मतलब जो पुरानी वो है, ठीक है। फिर देखिए चौथा है विकास का चतुर्थ इंजन जो होता है वो निर्यात संवर्धन मिशन है। जीएसटी, जीसीसी
के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा, ठीक है ना। बढ़ते टीयर 2 जो शहर है उनके वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शन के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी इसके अंतर्गत। अब देखिए क्या है कि एक फ्यूल के रूप में सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार, फ्यूल के रूप में जो सुधार करना है उससे संबंधित है, ठीक है ना। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ ये याद रख सकते कि जन विश्वास विधेयक 2.0 जिसके अंतर्गत 100 से अधिक जो प्रावधान थे ना उनको क्या कर दिया, गैर आपराधिक बना दिया गया है 100 से अधिक प्रावधानों को। अब प्रत्यक्ष कर आप ये सब देख सकते हैं कि अभी जो कि नई कर व्यवस्था है 12 लाख रुपए तक की आय में, है ना, मतलब कोई कर नहीं देना होगा, ये याद रखिएगा। और मतलब इसमें क्या होगा ना, एक रिबेट करके आता है, रिबेट मिलेगा 75,000 रुपये तक, है ना, 75,000, 12,75,000 रुपये होगा, इसमें रिबेट मिल जाएगा 75,000 रुपये, इससे संबंधित है। तो एक बार और देख सकते हैं इसमें कितना है, तो 0 से 4 में 0% है, 4 से 8 में 5%, 8 से 12 में 10%। तो इधर देखिए, इधर +4 करते जाइए, ये रही है, बस 0 से 4 याद रखिएगा, फिर +4 करते करते ना इधर 0% आएगा, है ना, फिर इधर आएगा 5, 10, 15, बस यही ले जाइएगा। 24 लाख रुपए से अधिक में 30% तक आ जाइएगा बस। इधर 5 जोड़ना है, इधर जोड़ना है 4, बस 0 से 4 याद रखना है, 0%। फिर सबसे अधिक प्रमुख मदों का व्यय देख लीजिए, सर्वाधिक मद में किसमें पैसा हम दे रहे हैं, तो रक्षा में सर्वाधिक पैसा हम देते हैं, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पर ग्रामीण विकास है, तीसरे में गृह मंत्रालय, चौथे में कृषि है ना, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक रक्षा में जाता है, फिर ग्रामीण विकास में जाता है पैसा, और फिर जाता है गृह मंत्रालय में, और फिर कृषि में चौथे नंबर पर। अब देखते हैं कृषि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, इसको भी निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। वी अनंत नागेश्वरम जो थे तो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, ठीक है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना भारत का, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं अभी आपको अलग से लिख के बता दूंगा, बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कैपेक्स याद रख सकते हैं आप, इस साल कैपेक्स कितना था, कैपेक्स जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, ठीक है, कहाँ है कैपेक्स, हाँ ठीक है ये। इस बार का ग्रोथ रेट याद रखिएगा, ठीक है ना। वित्त 2026 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8 के बीच बढ़ने की उतार चढ़ाव में ध्यान रहते हुए, ये शायद IMF ने इसको दिया है, ठीक है। और अभी 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 अगर देखेंगे तो 6.4% है ग्रोथ रेट, है ना, दोनों के बीच में है, 6.3 के और 8 के, 6.8 के बीच में। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये इकोनॉमिक सर्वे से इंडिया से छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इसमें। बाकी कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको देखता हूँ, कुछ अगर फैक्ट इसमें दिख रहा है तो, वैसे इसमें कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है पूछने लायक, ठीक है ना। और हाँ ठीक है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इधर साइड देखते हैं अपन, ठीक है। जी हाँ, इस बार कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि है, देखिए अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो है कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आपको आगे, है ना। तो अभी देखिए ये मैंने आपको बताया पीछे कि भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितनी है, 6.4% है, ठीक। और हाँ वैश्विक अनुमान जो लगाया गया है ना 24-28 तक का, वो 3.2% लगाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय IMF ने लगाया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था अभी कृषि का, है ना, कृषि कृषि का कितना है इस बार, जो हिस्सा है वो कितना है भारत में, 14.16%, ठीक है ना, 14.16। इसके अलावा फिर उद्योग में आते हैं, ठीक, उद्योग का कितना है 30.81। फिर आते हैं अपन सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र कितना है इस बार 55.03, ये इंडिया का बता रहा हूँ ना, छत्तीसगढ़ का मैंने आपको पहले बता दिया पहले वीडियो में, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गया। अब इसके अलावा ये देखना है कि कृषि की इस बार कितनी वृद्धि हो रही है, तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी है इस बार है 3.8%। फिर सेकेंड आता है औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 6.2%, सेवा क्षेत्र की वृद्धि 7.2%, जो मैंने आपको हिस्सा बताया ना कृषि का, तो ये आ जाएगा 3.8, उद्योग का आ जाएगा 6.2 और सेवा का आ जाएगा 7.2, ठीक है। ये रहा आपको ये, ठीक है।
एक और पर कैपिटा इनकम भी याद रख सकते हो आप, इसमें कहीं ना कहीं तो दिया होगा। हाँ ये तो मैंने बता दिया है यहाँ पे कितना रहना है इस बार, 6.3 से 6.8 के बीच में। ये सब पीआईबी का डेटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेक्स रिजर्व याद कर सकते हैं आप। फॉरेक्स रिजर्व कितना है, 640.3 बिलियन डॉलर है ना फॉरेक्स रिजर्व। और ये विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, 6.3, मतलब वही लगभग 640 करोड़ के समथिंग है। ठीक है। हाँ, पर कैपिटा इनकम इस बार का है 2,01,62। ठीक, वृद्धि कितनी है इसमें हुई है, 8.66%। ठीक, ये किस में है, ये प्रचलित भाव में है ना, याद रखिएगा प्रचलित भाव का दिया हुआ है ये। 2,01,62, 8.66% इसकी वृद्धि है। ठीक है, ये खत्म होता है। अगर आपको इसमें और कोई फैक्ट लग रहा हो तो आप एक बार इसको पॉज करके देख सकते हैं।